2026 में अमीर कैसे बने? जो लोग समझदारी से और बैलेंस तरीके से इन्वेस्ट करेंगे और अपनी इन्वेस्टमेंट्स हैबिट्स को बनाएंगे, वो ज़िंदगी में अमीर ज़रूर बनेंगे। सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट में क्या अंतर है? सेविंग वो है जो आप अपने इनकम से खर्चा करने के बाद बचाते हैं। म्यूचुअल फंड्स में आम जो है मिडिल क्लास बंदे को पैसे लगाने चाहिए या स्टॉक्स में लगाने चाहिए? तो स्टॉक्स में वो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं जिनकी स्टॉक्स की समझ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे। जो स्टॉक्स को चूज़ करना, एनालिसिस करना जानते हैं। सोना और चांदी में पैसा लगाना चाहिए या आपको क्या लगता है अभी तक के हिसाब से, या फिर रियल एस्टेट में? रियल एस्टेट में या किसी भी एसेट क्लास में आपको वहीं इन्वेस्ट करना चाहिए जिस एसेट क्लास को आप अच्छे से समझते हैं, या फिर आपके पास में बहुत अच्छे रिलायबल एडवाइजर्स हैं। ज्वेलरी खरीदना अच्छा है कि बिस्किट खरीदना अच्छा है? वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा सोना इंडिया में है। हाउस वाइफ्स के लिए आप बताइए, हाँ जी, क्योंकि बिल्कुल। या तो वो कोई बहुत छोटा सा अपना कुछ कमा रही हैं, या फिर वो घर खर्च किससे जो पैसे बचाए हुए हैं उनसे इन्वेस्ट करना चाहती हैं, तो क्या वो भी इन्वेस्ट कर सकती हैं? बिल्कुल, के पास लंबा होराइजन है और 10 साल के करीब का होराइजन है, तो मैं उन्हें सजेस्ट करूंगा इस सारे पैसे को किसी इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की तरफ डायरेक्ट करें। अगर कोई अपने 20s में है, उसके लिए आप इन्वेस्टमेंट का मुझे बताइए। इन्वेस्टमेंट इतना मत कीजिए कि आपका लाइफस्टाइल उससे बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट हो। नमस्ते, मैं पारुल। स्वागत है आपका हमारे तीसरे इस मिनी पॉडकास्ट में, जिसमें हम बात कर रहे हैं अपने फाइनेंसेस को आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं। और इसमें अभी हम बात करने वाले हैं बहुत सारे ऐसे सवालों के ऊपर जो हमारे दिमाग में हमेशा आते रहते हैं, आम आदमी के दिमाग में हमेशा आते रहते हैं। और उन लोगों की भी बात करने वाले हैं जैसे कोई हाउस वाइफ्स हैं या जेनजी हैं या स्कूल एंड कॉलेज गोइंग लोग हैं, वो कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं या वो कैसे सेविंग कर सकते हैं, या वो कौन सी हैबिट्स हैं जो बच्चों में या हम लोगों में शुरू से ही होनी चाहिए कि हम इस चीज़ को समझें कि पैसे को सिर्फ खर्च नहीं किया जाता, उससे सिर्फ चीज़ें खरीदी नहीं जाती, लग्जरी खरीदी नहीं जाती, इन्वेस्ट भी किया जाता है। रोहित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से। थैंक यू पारुल जी, आपने इंट्रोडक्शन बड़ा अच्छा दिया है। जी, आप हैं ही अच्छे तो फिर इंट्रोडक्शन अच्छा ही होगा। तो जैसे कि मैंने अभी बात की, सबसे पहले तो मैं यही बात कर लेती हूँ कि जैसे आपने बहुत सारी हमें म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताया है और स्टॉक्स के बारे में, गोल्ड एंड सिल्वर के बारे में। तो हमारे दोस्त जिन्होंने जो अभी इस एपिसोड को देख रहे हैं, तो हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप हमारे जाके पहले वाले एपिसोड्स भी देख सकते हैं जिनमें हमने इन सब चीज़ों पर बहुत सारी खुल के बातें की हैं। तो एक ऐसा कैसा पोर्टफोलियो होना चाहिए, मैं एक आम आदमी का ही पूछूंगी, एक मिडिल क्लास बंदे का कैसा पोर्टफोलियो होना चाहिए कि उसमें कितना म्यूचुअल फंड हो, कितना स्टॉक्स हो, कितना गोल्ड हो, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? देखिए, हम जो डिस्कस कर रहे हैं उसको पर्सनल फाइनेंस बोलते हैं जी। तो पर्सनल फाइनेंस में दो वर्ड्स हैं, पर्सनल और फाइनेंस। जी। तो ये ना हर एक यूज़र की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो सपोज़ कोई 21-22 साल का है, मतलब कोई लड़का या लड़की जो अपना करियर शुरू कर रहे हैं, तो उनके लिए जो सजेशन होगा या एडवाइस होगी वो थोड़ी डिफरेंट होगी कंपेयर टू कोई 30 इयर्स ओल्ड है जिसको काम करते हुए 5-7 साल 10 साल हो गए हैं, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल नीड्स अलग होती हैं। तो अपनी नीड्स और अर्निंग कैपेसिटी के हिसाब से हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं जो इंस्ट्रूमेंट सजेस्ट करता हूँ ज़्यादातर पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को, उसमें देयर शुड बी अ मिक्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, देयर शुड बी सम डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, एंड ऑल्सो फॉर एक्सपोजर इनटू प्रीशियस मेटल्स आप उसमें गोल्ड, सिल्वर या फिर मल्टी एसेट फंड्स की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन वो किस प्रोपोर्शन में होना चाहिए वो इस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि आपकी एज, आपका रिस्क प्रोफाइल, आप किस टैक्स ब्रैकेट में आते हैं और आप कितना कमाते हैं और आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रख के हम एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए उसका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम डिज़ाइन करते हैं उनके लिए। अच्छा, और मान लीजिए, चलिए हम यहीं से शुरू आप कोई करते एग्जांपल दीजिए, फिर मैं बताता हाँ, हूँ। कोई एक स्पेसिफिक एग्जांपल दीजिए अपने किसी मे बी फैमिली मेंबर का या मैं अपना। वो तो आपसे हाँ, पूछूंगी, वो भी मेरा एक सवाल है, लेकिन हम यहाँ से जैसे हमने बात की हाउस वाइफ्स के लिए आप बताइए, जी, क्योंकि बिल्कुल। या तो वो कोई बहुत छोटा सा अपना कुछ कमा रही है या फिर वो
घर खर्च किससे जो पैसे बचाए हुए हैं उनसे इन्वेस्ट करना चाहती हैं, तो क्या वो भी इन्वेस्ट कर सकती हैं? बिल्कुल। अब मैं ना इस पे केस स्टडी की तरह बताता हूँ आपको। सपोज एक हाउसवाइफ है और सपोज उसकी उम्र लगभग 30-35 के बीच में है और मे बी उनके कुछ छोटे बच्चे हैं अभी जो स्कूल जाते हैं अभी, मे बी 4-5 साल के बच्चे हैं। ये मैं बहुत एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो मान रहा हूँ जो कि एक कॉमन सिनेरियो है। उनके पास में सपोज उनके अपना कोई अर्निंग सोर्स है या सेविंग्स हैं, सपोज वो हर महीने 10-20 हज़ार रुपये, या हम मान लेते हैं 10 हज़ार रुपये वो सेव कर रही हैं अपने, वो फिक्स डिपॉजिट में रख रही हैं, सेविंग अकाउंट में रख रही हैं। मैं ऐसे लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अगर आपकी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन नहीं है, बिकॉज शी इज़ नॉट अ अर्निंग मेंबर, सो शी इज़ सेविंग सम मनी बट शी इज़ नॉट पेइंग फॉर द बिल्स, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग वो हाउस वाइफ हैं तो उनके हस्बैंड बिल्स पे करते हैं, रेंट या ईएमआई जो भी हैं वो टेक केयर करते हैं। ये एक सरप्लस मनी है जो उनके पास बचता है, इन्वेस्टेबल सरप्लस बोलते हैं हमारी टर्म्स में। सपोज आप उनके पास 10 हज़ार रुपये बचता है अभी, उन्हें क्योंकि बच्चा स्कूल में जाता है अभी उन्हें उसके बच्चे की कॉलेज के हायर एजुकेशन के पैसे इमीडिएटली नहीं देने, शायद उसमें भी 8-10 साल हैं। और वो शायद इस गोल से बचा रही हैं कि वो मे बी बड़ी गाड़ी खरीदना चाहती हैं या बच्चे की एजुकेशन के लिए बचाना चाहती हैं, तो उनके अलग अलग गोल हो सकते हैं। तो मैं मानता हूँ कि सपोज वो अपने बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए पैसा सेव करना चाहते हैं, तो क्योंकि अब उनके पास लंबा होराइजन है और 10 साल के करीब का होराइजन है, तो मैं उन्हें सजेस्ट करूँगा इस सारे पैसे को किसी इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की तरफ डायरेक्ट करें। अब अगेन दिस इज़ नॉट एन एडवाइस फॉर एवरीवन, ये सिर्फ एक केस स्टडी है, इसको एक एग्जांपल की तरह देखिए, इसको एडवाइस की तरह बिल्कुल मत देखिए। दिस इज़ नॉट a buying selling advice for mutual funds or any sort of investments, and investments in securities market are subject to market risk, so you have to be aware, read all relevant documents, important documents before investing। तो ये डिस्क्लेमर देना ज़रूरी है। तो मैं सिर्फ केस स्टडी की तरह आपको बता रहा हूँ। तो इक्विटी ओरिएंटेड में बिकॉज उनके पास 10 साल का होराइजन है, मैं ये मान के चल रहा हूँ, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि उन पर कोई और ऑब्लिगेशंस नहीं है, उन्हें कोई EMIs नहीं देने, वो पूरा इन्वेस्टेबल सरप्लस है। अगर और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इसमें से उनको अपने खर्चे नहीं करने, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर इस पैसे को वो 10 साल के लिए छोड़ सकते हैं बिना टच किए, मतलब एज इन ऐसा नहीं है कि आपने 3 महीने डाला और चौथे महीने में सारे निकाल लिए, दैट इज़ अ डिज़ास्टर। बिकॉज इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं उनमें फ्लक्चुएशंस थोड़े ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू अदर कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि उसमें हायर रिटर्न की प्रोबेबिलिटी होती है कंपेयर टू अदर एसेट क्लासेस। उसमें हायर रिटर्न के साथ में थोड़ी वॉलेटिलिटी भी रिलेटिवली हायर होती है। तो ऐसे लोगों को म्यूचुअल फंड इक्विटी ओरिएंटेड चुनने चाहिए जिनके पास टाइम होराइजन ज़्यादा है, उनके लिए वो बेस्ट परफॉर्मेंस ओवर अ लॉन्गर टर्म रहेगा इन टर्म कंपेयर टू द अदर एसेट क्लासेस। मतलब मैं एक नंबर आपको नहीं दे सकता बिकॉज आई कांट गिव यू फॉरवर्ड लुकिंग गाइडेंस। ये सवाल मुझे बाद में करने थे, लेकिन मैं अभी आपसे पूछ लेती हूँ। 3 सवाल है मेरे। हाउसवाइफ्स के लिए आपने बता दिया है, लेकिन अगर कोई अपने 20s में है उसके लिए आप इन्वेस्टमेंट का मुझे बताइए। ठीक है, 3-4 पॉइंट जो भी आप बताना चाहते हैं। मैं ऐसे मानता हूँ कि मैं 20 साल का हूँ। जी बिल्कुल, ठीक है। मैं कॉलेज से निकला और मैंने अपनी पहली नौकरी शुरू करी। हाँ। तो ऐसे में क्या होता है, मैं उस यूज़र के थोड़ा साइकोलॉजी और माइंड को भी समझने की कोशिश करता हूँ। जब कोई इंसान अपनी पहली नौकरी शुरू करता है ना, तो उसके मन में कुछ इच्छाएं होती हैं। तो सबसे पहले तो ना इन्वेस्टमेंट इतना मत कीजिए कि आपका लाइफस्टाइल उससे बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट हो, क्योंकि लाइफ में आप जब मेहनत करते हैं, कुछ कमाते हैं, तो अपने आप को रिवॉर्ड करना भी ज़रूरी है। तो आप जो भी कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा आपके ज़रूरी खर्चे होंगे, जैसे रेंट हो गया, आपके कार या बाइक का पेट्रोल का खर्चा हो गया, कार या बाइक की EMI हो गई, आपके कुछ लिविंग एक्सपेंसेस होंगे जिसमें खाना पीना, बिजली, इंटरनेट, फ़ोन्स और ये सब हो गया। तो इस सब खर्चों को पहले अलग कर दीजिए ताकि आपका लाइफस्टाइल अच्छा रहे। फिर आप अपनी इनकम का या सैलरी का कुछ परसेंटेज अपने लेजर के लिए रखिए, और उसके बाद जो बचता है उसको अपनी इन्वेस्टमेंट की तरफ डालिए। तो ये एडवाइस सिर्फ उनके लिए है जो 20 से 25 या 30 साल की उम्र में है, क्योंकि अभी उनकी शादी शायद नहीं हुई है, अभी उनके बच्चे नहीं हैं, उनके फाइनेंशियल गोल्स अभी उतने बड़े नहीं हैं, तो अभी वो 5-10 साल थोड़ी लाइफ को ईजी ले सकते हैं। तो वो अपनी इनकम का 20 से 30% इन्वेस्टमेंट की तरफ रखें और 60 से 70% कंजम्पशन की तरफ रखें, क्योंकि शुरुआत में ना अर्निंग भी कम होती है। जब स्टार्टिंग सैलरीज होती है ना, तो वो पैसा भी छोटा होता है। अब उसमें अगर आप किसी को बोलो आप बोलेंगे कि सारा इन्वेस्ट करो, तो फिर वो ना इन्वेस्टमेंट से छिटक के दूर हो जाते हैं, बोलते हैं यार ये बेकार चीज़ें करनी नहीं। तो इसीलिए हैबिट बनाने के लिए, उनको इस चीज़ का टेस्ट देने के लिए, मैं जब किसी नए इन्वेस्टर से मिलता हूँ जिसने कभी
म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं किया, तो मैं उन्हें बोलता हूँ आप ना जितना इन्वेस्ट कर सकते हो उसका आधा करो या उसका भी आधा करो, 25% करो, छोटी सी SIP शुरू करो, उसको 6 महीने और 1 साल तक ऑब्जर्व करो। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि वो हैबिट जब उनकी बन जाएगी ना तो वो खुद से उस एलोकेशन को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब किसी को भी ये दिखता है कि उनकी जो पैसा बचाया हुआ इन्वेस्टमेंट करने के बाद ग्रो कर रहा है, क्योंकि जनरली हमने ये देखा है कि जो पेशेंटली सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करते हैं, अब बाज़ार ऊपर हो या नीचे हो, आप थोड़ा थोड़ा खरीद रहे हैं, जब बाज़ार नीचे होगा तो आपको सस्ते में ज़्यादा यूनिट मिल जाएंगे उतने ही पैसे में। द की इज़ कि अगर आप 10,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप हर महीने 10,000 ही कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट नीचे गया या ऊपर गया तो आपने इन्वेस्टमेंट का अमाउंट चेंज कर दिया। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट जो है वो एक बहुत सक्सेसफुल प्रोडक्ट इसीलिए भी है क्योंकि वो आपको एवरेजिंग कर देता है, रुपी प्राइस एवरेजिंग हो जाती है। तो जब मार्केट महंगी होती है तो यूनिट्स कम मिलते हैं, जब मार्केट सस्ती होती है तो यूनिट ज़्यादा मिलते हैं। तो ऑन एन एवरेज आपका प्राइस एवरेज हो गया, तो वो 1-1.5 साल के बाद में ज़्यादातर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आपका अच्छा करते हैं। तो फिर उससे आपकी एक तो फाइनेंशियल हैबिट हो गई, आपका डिसिप्लिन भी बन गया, आपका शुरू से ये डिसिप्लिन बन गया कि मैंने 20-30% बचाना है। और वो परसेंटेज में सोचेंगे ना जब आप, तो जो 20 साल में किसी ने शुरू किया उसकी X सैलरी थी, 30 साल तक पहुँचते पहुँचते हो सकता है उसकी 3X सैलरी हो, तो उसका वो जो 30% जो शुरू में बचाने की हैबिट थी, अब वो अमाउंट 10,000 से 30,000 पहुँच जाएगा। या किसी ने 20,000 से शुरू किया तो 60,000 पहुँच जाएगा। तो 10,000 जब ग्रो करेगा तो वो इतना बड़ा नहीं दिखेगा, लेकिन जब वो हर महीने 30 से 60,000 रुपये डालेंगे तो उनका जो वेल्थ है वो बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। और वो हैबिट वाली ही बात है सिर्फ। आप ही का एक पॉडकास्ट में देख रही थी, उसमें लेकिन आपने बताया है कि आपने अपनी फर्स्ट सैलरी के बाद तो फ़ोन खरीद लिया था, बच्चों को आप मना कर रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि 20-30% ही इन्वेस्टमेंट की तरफ सोचिए, बाकी 70% आप खर्चिए। देखिए, खर्चना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि आप मेहनत करते हैं, आपने अपनी ज़िंदगी के शुरू के 15-20 साल अपने आप को काबिल बनाने में, एजुकेट करने में, कुछ स्किल डेवलप करने में, हायर स्टडीज़ करने में लगाए हैं। तो हर इंसान अपना बेस्ट एफर्ट देता है। अब कोई कहाँ पहुँचता है ये उसकी मेहनत और किस्मत भी है। अब आप जहाँ भी पहुँचे हैं, मैं आपको जज नहीं करूँगा उस चीज़ पे, आपने अपना बेस्ट दिया होगा। तो आप ये डिज़र्व करते हैं कि आप अपने आप को एक अच्छी ज़िंदगी, जिस भी रिसोर्सेज में आप हैं, तो आप जो भी अच्छा अफोर्ड कर सकते हैं आप अच्छे से रहिए, आप अच्छे कपड़े पहनिए, लेकिन स्प्लर्ज मत करिए। अगर आपको क्या लगता है आजकल मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा लग्जरी के नाम पे कहाँ अपना पैसा लुटा रहा है, जहाँ आपको लगता है कि ये तो आप बचा लेते तो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि गाड़ी अगर आप इतनी बड़ी ले रहे हैं तो दूसरी वाली से भी काम चल जा रहा था, गाड़ी ही है ना, और वो भी कोई बुरी नहीं है, कहीं वो भी कहीं आपको लेके ही जाएगी, ये भी मैंने आप ही को कहते हुए कहीं सुना है। तो क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं? मुझे लगता है कि अगर मेरी जो बेटी है वो 11-12 साल की है, अगर मुझे उसको सलाह देनी होगी या मैं किसी यंगस्टर को, जेनजी को सलाह देना चाहूँगा, तो मैं ये कहूँगा कि कोई भी डिसीजन लें अपनी लाइफ का तो अपने रिसोर्सेज को देख के लें, पीयर प्रेशर में मत लें। अगर आपके दोस्त के पास 70,000 का फ़ोन है तो आपको 70,000 का फ़ोन खरीदने की कोई कंपल्शन नहीं होनी चाहिए। आप अगर 70,000 का फ़ोन अफोर्ड कर सकते हैं कंफर्टेबली तो कीजिए, लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपका बजट 30,000 का है या आपकी सैलरी आपको 30,000 का फ़ोन अलाउ करती है और फिर आप 70,000 का ले रहे हैं, देन यू आर डूइंग अ फाइनेंशियल मिस्टेक। तो जो जैसे गाड़ी की बात की ना हमने, तो अगर कोई बहुत अच्छी सैलरी कमा रहा है और वो 20 लाख की गाड़ी ईजिली अफोर्ड कर सकता है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग देयर इन्वेस्टमेंट हैबिट्स, देयर सेविंग्स एंड देयर अदर ऑब्लिगेशंस, तो उन्हें लेनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी तो एक ही बार मिलती है। तो आप जो अपने रिसोर्सेज में रह के अपने सामर्थ्य के हिसाब से कर सकते हैं वो कीजिए, और इन्वेस्ट भी कीजिए। इन्वेस्टमेंट को अपनी लाइफ का और हैबिट का पार्ट बनाइए। वो आपकी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा होना चाहिए जो नॉन नेगोशिएबल है। मतलब जैसे आपको रेंट देना ना, हर महीने देना ही है, नहीं देंगे तो घर से निकाल देगा मकान मालिक, या आपने अपना घर खरीदा है उसकी EMI जाती है, या बिजली का बिल है वो देना ही देना है, बिजली का बिल नहीं देंगे तो एक दिन वो बिजली विभाग आके काट देगा बिजली। तो आप ऐसे सोचिए कि इन्वेस्टमेंट आपके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए वो हैबिट है जो अगर आप आज नहीं बनाएंगे तो फ्यूचर में आपको बहुत सफ़र करना पड़ेगा। तो आपकी वो हैबिट का पार्ट होना चाहिए, और वो हैबिट बनानी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उस हैबिट के लिए आपको अगर कुछ कॉम्प्रोमाइज़ आज करने पड़ रहे हैं तो आप ये सोचिए कि आप अपने
भविष्य को अच्छा करने के लिए आज कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। आज आपने बहुत चमचमाती गाड़ी या बहुत महंगा फ़ोन लेके अगर आपको 10 साल बाद उस चीज़ का बहुत बुरा रिग्रेट होने वाला है, तो 10 साल बाद वो गाड़ी आपको खुशी नहीं देने वाली, और वो फ़ोन भी 3-4 साल में इतना पुराना हो जाएगा कि आपका उसका देखने का भी मन नहीं करेगा। 3-4 साल नहीं, मुझे लगता है कुछ महीनों बाद ही ये जो खुशी होती है किसी चीज़ को खरीदने की बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। इसका ना एक साइकोलॉजी में एक बड़ा अच्छा टर्म है जिसको बोलते हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन। ओके। तो मतलब आप ये सोचिए कि आज आप एक 70,000 का फ़ोन ना लेके 30,000 का ले रहे हैं क्योंकि आप अफोर्ड कर सकते हैं, इसलिए कि फ्यूचर में जब आपकी इन्वेस्टमेंट हैबिट्स की वजह से आपके पास वेल्थ होगी, तो जब आपके दोस्त लोग जो आज 70,000 का फ़ोन ले रहे हैं उनकी शायद अच्छा फ़ोन लेने की 5-10 साल में हैसियत नहीं होगी, आपकी होगी। डिलेड ग्रेटिफिकेशन कि आप आज थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं ताकि आपका भविष्य थोड़ा ठीक हो। लेकिन अपना गला घोट के नहीं जीना है, आप अपनी ज़िंदगी अच्छे से जिएं और 20-30% का टारगेट रखें कि आपकी जो इनकम है उसका आप उसको इन्वेस्ट करते रहें फ्यूचर के लिए। यानी कि गाड़ी वो लेनी चाहिए जिसकी आप सर्विस भी बाद में अफोर्ड कर सकें आसानी से। हाँ जी, जिसको आप आसानी से अफोर्ड कर पाएँ और जिससे आपकी फाइनेंशियल जर्नी में स्ट्रेस ना आए। फाइनेंसिस के लिए बहुत सारी किताबें हैं, आपने भी कई जगह जिक्र किया है जो लोग पढ़ते हैं, तो ऐसी कौन सी 5 किताबें हैं जो आपको लगता है कि ये तो लोगों को पढ़नी ही चाहिए, यहाँ से शुरू कर देना चाहिए, इवन चाहे वो कॉलेज में जा रहे हैं, चाहे वो अपने 50s में हैं या 60-70s कहीं भी हैं, अगर नहीं शुरू किया है तो यहाँ से शुरू कर सकते हैं, कोई 5 किताबें? एक जो बहुत अच्छी किताब है जो आपको शायद हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी, उसका नाम है साइकोलॉजी ऑफ मनी। ओके। वो ये समझाती है कि पैसे को एक रिसोर्स की तरह कैसे देखें और उसको इज्जत कैसे दें थोड़ी, कि कभी ऐसा ना हो कि आपको पैसे की कमी से जूझना पड़े। तो साइकोलॉजी ऑफ मनी एक बहुत अच्छी किताब है। एक और किताब है जो बहुत ही पॉपुलर है, रिच डैड पुअर डैड। अच्छा, हाँ। वो आपको बताती है कि एसेट क्या होता है और लाइबिलिटी क्या होती है और इनको किस तरह से बैलेंस करना चाहिए लाइफ में। वो एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। तो ये 2 किताबें तो ऐसी हैं जिसका डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ही लो है, तो कोई भी इससे शुरू कर सकता है। बाकी फाइनेंस में बहुत सारी किताबें हैं, लेट्स टॉक मनी करके मोनिका जी हैं, उनकी किताब है, वो पढ़ सकते हैं आप। बहुत तरह की किताबें हैं, वो फिर उसके बाद थोड़ा ना आपके इंटरेस्ट पे है। अगर आपको रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड अच्छी लगती है तो उन्हीं की एक सेकंड किताब है जिसको कैश फ्लो क्वाड्रेंट के नाम से है वो किताब, सेम ऑथर की। उसमें ना आपको माइंडसेट बताया गया है और 4 तरह के लोग होते हैं वो समझाया गया। इस पे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो आम आदमी फाइनेंस पे बनाया है। तो वो 4 तरह का माइंडसेट क्या होता है, एम्प्लॉई, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस, इन्वेस्टर, ये 4 कैटेगरीज हैं और इन 4 कैटेगरीज का माइंडसेट क्या होता है और उससे उनकी फाइनेंशियल जर्नी कैसे डिफाइन होती है। तो ये रिच डैड पुअर डैड का एक एडवांस्ड वर्जन है, ये भी पढ़ा जा सकता है। ये भी उनके लिए अच्छा है जिन्होंने रिच डैड पुअर डैड पढ़ ली है। और उसके अलावा फिर आपके इंटरेस्ट के बेसिस पे है, आप अगर आप म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो उसके अलग किताबें हैं, स्टॉक्स की तरफ जानना चाहते हैं तो उसकी अलग हैं। एटॉमिक हैबिट्स करके एक है जो किसी चीज़ की आदत कैसे डालें, वो फाइनेंस की किताब नहीं है लेकिन वो हैबिट फॉर्मिंग के लिए अच्छी है। तो जैसे मैंने बोला ना कि इन्वेस्टमेंट को एक हैबिट बनाना है तो वो किताब पढ़ी जा सकती है। एक किताब ऐसी है जिसका फाइनेंस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से मैं वो रेकमेंड करना चाहूँगा। डेल कार्नेगी करके एक बहुत ही पॉपुलर ऑथर हैं, क्लासिक, हाँ, उनकी 70-80 साल से किताबें आती हैं। तो हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, वो आपको एक प्लेजेंट इंसान कैसे बनना चाहिए वो बताएगी। उससे आप अपनी करियर में, आप भले जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसमें आपको हेल्प मिलेगी। तो आप जब ज़्यादा कमाएंगे तो ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो मेरे को लगता है कि ये किताब भी पढ़नी चाहिए। बहुत अच्छी किताब है। एक बार मैंने अपनी भाभी को ये रिकमेंड की थी और मैं रोज़ उनसे पूछती थी आपने पढ़ी। वो फिर कहती है दीदी सुनाई दूँ क्या। तो बहुत अच्छी ये बातचीत रही है रोहित जी। एक सवाल मेरा रह गया है कि अगर कोई अपने 70s में है तो उसके लिए तो मुझे लगता है बिल्कुल उसकी ज़रूरत बिल्कुल ही अलग होंगी,
है ना, उनसे जो आपने 50s के लिए बताया या हाउसवाइफ के लिए बताया या बच्चों के लिए बताया, तो उनके लिए आप क्या एक वो बताना चाहेंगे कि वो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं? देखिए, और क्या उन्हें दिमाग में रखना चाहिए इन्वेस्ट करते समय? हाँ जी 70s एक ऐसी एज है जहाँ पे ना आप रीस्टार्ट नहीं कर सकते। रीस्टार्ट का मतलब है कि जैसे सपोज मैं अपने 25 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहा हूँ और मैंने कुछ डिसीजन लिए और मैंने 4 एसेट क्लासेस चूज़ किए जी। उसमें से एक कंजर्वेटिव था और 3 रिस्की थे। और जो कंजर्वेटिव था, क्योंकि वो कंजर्वेटिव था, उसके रिटर्न्स भी मॉडेस्ट थे, और बाकी जो 3 रिस्की थे उसमें से एक ने मुझे बहुत ख़राब रिटर्न दिए और 2 ने अच्छे रिटर्न दिए। तो अगर मेरा कहीं पे थोड़ा बहुत नुकसान हो भी जाता है तो मैं उस एज में हूँ जहाँ मेरी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ रही है, जहाँ मेरा एनर्जी लेवल अगले 20-30 साल के लिए अच्छा है, तो मेरा अगर कहीं छोटा सा नुकसान हो भी जाए मैं उसको कवर कर लूँगा। लेकिन एक 70 साल के इंसान के लिए वो पॉसिबिलिटी नहीं है, वो अपनी अर्निंग कैपेसिटी को उस एज में बढ़ा पाएँ, थोड़ा मुश्किल है। तो इसलिए अब तक जो उन्होंने सेव किया है या इन्वेस्ट किया है, उन्हें ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में मूव करना चाहिए जहाँ पे रिस्क और वॉलेटिलिटी कंट्रोल में है, ज़ीरो कहीं भी नहीं होता। जैसे मैंने बताया ना कि फिक्स डिपॉजिट भी सेफ नहीं है, उसमें भी थोड़ा बहुत रिस्क होता है। तो उन्हें रिस्क कम करने की तरफ सोचना चाहिए, उन्हें रिटर्न्स को बहुत ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बहुत अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट्स नहीं करने चाहिए। देयर आर मैनी कंजर्वेटिव इंस्ट्रूमेंट्स जो कि ऐसे लोगों के लिए होते हैं, डिज़ाइन किए गए हैं। उन्हें अपनी फिज़िकल और मेंटल हेल्थ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ और एस्पेक्ट, सॉफ्ट एस्पेक्ट बताता हूँ इन्वेस्टमेंट का, कि एक तो जो लोग अपने मेंटल हेल्थ को या स्ट्रेस लेवल को बढ़ा लेते हैं इन्वेस्टमेंट्स की वजह से, वो ऐसे किसी चीज़ में, सपोज़ आपने ना चाहते हुए, कई बार ऐसा हो जाता है, सपोज़ आपने किसी ज़मीन में इन्वेस्ट कर दिया और उस पर कब्ज़ा हो गया या कोई कोर्ट केस हो गया, अब आप 70 साल के हैं, तो सोचिए वो कितना एक फाइनेंशियल स्ट्रेस है, कोर्ट जाना, कोर्ट कचहरी, लॉयर्स की फ़ीस देना, आपकी हेल्थ अफेक्ट होती है, आपका मेंटल हेल्थ बैलेंस अफेक्ट होता है। आपने किसी ऐसे एसेट क्लास में पैसा डाल दिया कि आपको किसी ने मिसलीड कर दिया और आपने ऐसे एसेट क्लास में डाल दिया जो बहुत वॉलेटाइल है, आपका पैसा डूब गया। अब आप 70 साल के हैं, आपने सोचा था कि मेरी जो 20-25 साल 30 साल उम्र बची है मैं इसी पैसे पे डिपेंड करूँगा, बट उसमें से आधा पैसा डूब गया। अब आपकी वो क्षमता नहीं है कि आप उस पैसे को कमा सकें स्क्रैच से। वही 30-35 साल का इंसान होगा तो वो झेल जाएगा शायद उसको, क्योंकि उसके पास अभी 20-30 साल और हैं कमाने के। 70 साल के इंसान के पास वो नहीं है। तो उन्हें बहुत कंजर्वेटिव होके, बहुत सोच समझ के, बहुत ही जानकारी लेने के बाद, और ऐसे लोगों को, इट इज़ वेरी सैड टू से, बहुत लोग मिस सेलिंग करते हैं। मैंने देखा है कि उन्हें ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ बेच दी जाती हैं एजेंट्स के द्वारा जो उनके काम की ही नहीं होती। उनके पैसे वहाँ 8-10 साल के लिए ब्लॉक हो जाते हैं। अब कोई 70 साल का इंसान है, उसके पैसे 10 साल के लिए ब्लॉक हो गए। अब सपोज़ 75 की उम्र में उनको कोई ऐसी मेडिकल नीड आ गई जहाँ उनको उस पैसे की ज़रूरत है, लेकिन वो पैसा लॉक्ड है। तो सोचिए, मतलब इट्स वेरी डेंजरस, मतलब मेरे को तो बहुत डर लगता है सोच के भी। सोच और ऐसा होता है बिल्कुल, क्योंकि रिटायरमेंट के पास जब हम आ जाते हैं ना, तो ये लगता है कि वो जो एक हर महीने आ रहा था ना, तो वो कहाँ से आएगा। तो उन्हें बहुत कंजर्वेटिव और बहुत समझदारी से सोच के इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने चाहिए। उनके लिए और भी ज़्यादा क्रूशियल है, क्योंकि अब जो उनकी सेविंग है वो उनकी जो है सर्वाइवेबिलिटी को अफेक्ट करती है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि आज का हमारा अभी तो समय ख़त्म हो गया है, लेकिन रिटायरमेंट प्लान्स एंड ये क्या आपने बोला, जो इंश्योरेंस के बारे में, ये इन पे भी बहुत अच्छी बातचीत हो सकती है और हमें करनी चाहिए थी, लेकिन आज बिल्कुल भी समय नहीं था। कोई नहीं, फिर करेंगे दोबारा। मुझे लगता है फिर कभी करेंगे। और अभी एक रैपिड फायर के जैसा है, फटाफट मैं आपसे कुछ सवाल पूछती हूँ। बिल्कुल पूछिए। तो आपको यहाँ पे हम आपका वो जो टिकर में लगा देंगे जो आपका है, लेकिन आपको जवाब देना है। मैं बोल ही देता हूँ, इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। मुझे बिल्कुल ऐसे ही वो रटना है कि अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक एंड शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में। मैं भी ऐसे ही इसको याद रखती हूँ। तो यहाँ पे मैं पहला सवाल आपसे पूछूंगी, गोल्ड और सिल्वर? गोल्ड। ओके। फ्लैट या प्लॉट? प्लॉट। म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स? म्यूचुअल फंड्स। ज्वेलरी या सोने का बिस्किट? बिस्किट लीगल तरीके से खरीदा हुआ, बिल के साथ। okay. बहुत ज़रूरी है ये। लीगल तरीके से खरीदा हुआ। ओके। एंड दिवाली के पास सोना खरीदना चाहिए या दिवाली से कुछ समय पहले खरीदना चाहिए? कभी भी खरीदे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
मतलब अगर आप शुभ मानते हैं तो दिवाली पे खरीदिए। थोड़ा महंगा मिलेगा कोई बात नहीं, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, आप ट्रेड नहीं कर रहे हैं, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, इन्वेस्टमेंट खुद करनी चाहिए या किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की सहायता लेनी चाहिए? अगर आप कैपेबल हैं तो खुद कीजिए, बट अगर आप बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं रखते तो फाइनेंशियल एडवाइज़र आपके बहुत पैसे और समय बचा लेगा। जी, तो आज का ये पॉडकास्ट बहुत बहुत शुक्रिया रोहित जी, बहुत अच्छा लगा और बहुत ही मतलब इतनी सारी चीज़ें मैंने भी जानी है। और सबसे बड़ी बात मैंने यूट्यूब के बारे में जानी है कि यूट्यूब जैसा कि आप सबको पता ही है कि ब्लॉगर हैं रोहित जी, और कार ब्लॉग इंडिया, मुझे लगता है ये जो कार ब्लॉग्स हैं उनमें से 5 जो, बल्कि पहले 3-4 जो हैं उनमें से एक है और बहुत पुराने समय से इसमें काम कर रहे हैं। तो अगर आप, जैसे कि आज मैंने बहुत सीखा है, यूट्यूब के बारे में भी उनसे जानना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो आके हमें बताएं कि यूट्यूब पे पैसा कैसे कमाया जा सकता है, क्योंकि वो भर भर के कमा रहे हैं, तो आप हमें बताइए कमेंट्स में, हम उन्हें फिर से बुलाएंगे और यूट्यूब के बारे में उनसे बातें करेंगे, उनके कार ब्लॉग इंडिया के बारे में बात करेंगे। लेकिन आज हमने जो उनसे बातें की हैं वो करी हैं फाइनेंस के बारे में। आम आदमी फाइनेंस के नाम से उनका चैनल है, जिस पे जाके आप ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ डिटेल में प्राप्त कर सकते हैं। उनसे अगर कोई फाइनेंशियल एडवाइस आपको लेनी है तो वहीं पे कमेंट करके, या जो भी इन्होंने, इनका इंस्टाग्राम भी है तो वहाँ भी आप जाके उन्हें जो है डीएम कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं और उनसे ऑफलाइन भी हेल्प ले सकते हैं फाइनेंसिस में अगर आपको ज़रूरत है तो। और हमें बताइएगा कि आगे आप इसमें हमसे और क्या चाहते हैं, किस तरह के, किस गेस्ट को आप चाहते हैं। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिए अगर आपका हमारा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को फॉलो करते रहिए। बहुत शुक्रिया रोहित जी, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच। ये रहती है, ये छोटा सा ही गिफ्ट है आपका। पारुल जी, इसकी बिल्कुल ये नहीं, ये मेरी बेटी के जो हैं वो उसकी आर्ट से बनाए हुए हैं हमने, पैक का केसेस, और ये नोटबुक है, और ये एक केक जो है ये नोएडा का सबसे अच्छा केक हम आपको दे रहे हैं, जो स्वीट हेवंस बाय अदिति से है, और ये बहुत अच्छे केक बनाती हैं और ये दिल्ली एनसीआर में सब जगह भेजती हैं। अगर आप मंगाना चाहते हैं तो इनसे केक्स मंगा सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। या थैंक यू।